नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम झारखंड नॉर्थ ईस्ट में 2022 में हुए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर के मैथमेटिक पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1। इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड देन मूव 15 मीटर एंड देन ही टर्न टू हिज राइट एंड मूव 15 मीटर। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यदि रहीम पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है और फिर अपने बाएं मुड़ता है और फिर 15 मीटर चलता है और फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। देखो यहाँ पे बोला इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन ड्रॉ कर लेनी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बोला कि वो 20 मीटर किस डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन। तो मान लो वो सेंटर पॉइंट से चला और ईस्ट डायरेक्शन तक चला वो 20 मीटर ना। अब वो यहाँ पर खड़ा है, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट। अब वो यहाँ पे खड़ा तो उसका लेफ्ट साइड ये वाला होगा, तो वो लेफ्ट साइड कितना मीटर चलेगा, 15 मीटर। तो यहाँ तक उसने डिस्टेंस कवर किया 15 मीटर। नाउ अब वो यहाँ पर खड़ा है तो ये उसका लेफ्ट साइड होगी और ये उसकी राइट साइड होगी। नाउ अब नेक्स्ट क्या बोला है, देन ही टर्न हिज टू हिज राइट एंड मूव 15 मीटर। अब ना वो क्या करेगा, अपनी राइट साइड मुड़ेगा और वहाँ से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, और 15 मीटर 15 मीटर। ना अब हमसे ये पूछा हुआ है कि वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर खड़ा हुआ है। तो कितनी दूर पहुंच चुका वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, 20 और 15 प्लस 15 कितने होते हैं, 30। 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50 मीटर। तो अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर है, 50 मीटर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 50 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2, a sum of money amount to rupees 9,800 after 5 years and rupees 12,005 after 8 years at the same rate of interest, simple interest. The rate of interest per annum is what? यदि एक राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 5 वर्ष बाद 9800 रुपये और 8 वर्ष बाद 12,005 रुपये हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ हमें जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट जो प्रिंसिपल है वो हमने क्या मान लिया, एक्स रुपीज़। और बोला कि एक्स रुपीज़ है, 5 साल बाद वो कितने हो जा रहे हैं, 9,800 रुपीज़। 5 साल बाद कितने हो गए, 9,800 रुपीज़। टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, 5 ईयर। नाउ नेक्स्ट क्या बोला, अब जो 9,800 रुपीज़ है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, अब वो 8 ईयर के बाद कितने हो गए, 8 ईयर के बाद हो गए वो 12,005 रुपीज़, 12,005 रुपीज़। ना अब यहाँ पे हमें 5 ईयर के बाद जो अमाउंट मिल रहा है वो हमें पता है और 8 ईयर के बाद जो अमाउंट मिल रहा है हमें वो भी पता है। अब यहाँ पे कितने ईयर का गैप आ रहा है, 5 ईयर टू 8 ईयर गैप। ओके ना अब हम यहाँ से हम 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 9800 रुपये से 12,005 रुपये तक कुछ तो इंटरेस्ट हुआ होगा, वो हम निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 8 माइनस 5 कितने आगे, 3 ईयर। तो 3 ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू 12,005 माइनस कर देंगे हम 9,800, तो हमारे पास आ जाएगा 2,205 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। अब हमने क्या निकालना, हमने निकालना है सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। तो उससे पहले हम 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2,205 डिवाइडेड बाई 3। तो कैंसिल आउट किया, हमारे पास आ गया 735 रुपीज़, 735 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। नाउ अब हम 5 ईयर के लिए निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज इक्वल टू 735 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3,675 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर। नाउ अब हमें जो हमें प्रिंसिपल है वो नहीं पता, बट
अब हमें अमाउंट भी पता क्या है और सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता चल गया क्या है, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट कितना है हमारे पास, 5 ईयर के बाद कितने रुपये मिल रहे थे हमें, 9800 रुपीज़। तो 9800 माइनस 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, 3675। तो जो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6125, 6125 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेट फाइंड करना है। नाउ प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6125। रेट हमने फाइंड करना है तो क्वेश्चन मार्क आ गया, और टाइम कितना है 5 ईयर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया, टाइम भी आ गया, और नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 5 ईयर के लिए, 3675 रुपीज़। नाउ हमने रेट फाइंड करना है, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। नाउ वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3675 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 6125 मल्टीप्लाई रेट आर ओवर 100, और टाइम कितना हमारे पास 5 ईयर। ना अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। आर को ये रहने देते हैं, बाकी सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो डिवाइड में होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और जो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई है वो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 3675 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 6125 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारे पास रेट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 12%। तो रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 12%। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 12%। क्वेश्चन नंबर 3, a sum of money at simple interest amount to rupees 2240 in 2 year and to rupees 2600 in 5 year. What is the principal amount? साधारण ब्याज पर एक राशि 2 साल में 2240 रुपये और 5 साल में 2600 रुपये हो जाती है। मूल राशि क्या है? तो मान लेते हैं जो हमारे पास प्रिंसिपल है उसको हमने मान लिया एक्स रुपीज़। अब बोला कि जो एक्स रुपीज़ है वो 2 ईयर में हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है हमारे पास, विद इन 2 ईयर। तो जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 2240 रुपीज़। अब नेक्स्ट, अब बोला कि जो सेम इंटरेस्ट पर 2240 पर, नाउ नेक्स्ट 5 ईयर में 2240 रुपीज़ पर नेक्स्ट 5 ईयर में जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2600 रुपीज़। तो जो ये हमारे पास अमाउंट मिल रहा है हमें, तो ये आ रहा है हमारे पास 5 ईयर में। अब देखो जो हमारे पास 2240 रुपीज़ है और वहाँ से लेके 2600 तक यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटरेस्ट हमें मिला होगा, तो ये हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कितने ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा हमें। तो 2 ईयर में हमारे पास इतना हो रहा था और 5 ईयर में हमारे पास 2600 रुपीज़ हो रहा है। तो 5 ईयर में से हम 2 ईयर निकाल देते हैं, जो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास होगा 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। तो नाउ सिंपल इंटरेस्ट लिख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2600 माइनस 2240, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा हमारे पास 360 रुपीज़। ये आ गया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। नाउ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर के लिए क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3, कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 120 रुपीज़। नाउ अब क्या बोला है यहाँ पे, जो हमारे पास प्रिंसिपल है जिसे हमने एक्स माना है वो 2 साल में कितना हो रहा है 2240 रुपये। तो ना तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर निकाल लेंगे। तो 2 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, एक ईयर के लिए 120, तो 2 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 240 रुपीज़। नाउ अब देखो अब हमारे पास अमाउंट भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है 2 ईयर का। तो ना अब यहाँ से हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, अमाउंट कितना हमारे पास 2240 और माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 2 ईयर के लिए 240 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2000 रुपीज़।
ये आ गया हमारे पास प्रिंसिपल। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 27। इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 25। द एक्सक्लूडेड नंबर इज व्हाट। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। एवरेज ऑफ 5 नंबर हमें बताया हुआ है, एवरेज ऑफ 5 नंबर कितना दिया हमें, इज इक्वल टू 27। नाउ टोटल सम निकाल लेते हैं हम। तो 5 नंबर का सम क्या आ जाएगा, सम ऑफ 5 नंबर इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई किया 27 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 135। तो ये आ गया हमारे पास सम ऑफ 5 नंबर। अब बोला कि एक नंबर को निकाल दिया तो जो हमारे पास एवरेज है वो कितनी होगी, 25। अब एक नंबर को निकाल दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे, 4। तो नाउ एवरेज ऑफ 4 नंबर, एवरेज ऑफ 4 नंबर किसके इक्वल आ जाएगी, 25 के इक्वल। नाउ सम ऑफ 4 नंबर निकाल लेंगे हम यहाँ पे, सम ऑफ 4 नंबर इज इक्वल टू कितना आएगा, 25 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 100। तो ये आ गया हमारे पास एवरेज ऑफ 5 नंबर दिस एंड एवरेज ऑफ 4 नंबर दिस, जब हमने यहाँ से एक नंबर को निकाल दिया। अब जो नंबर निकाला वो हमने पता करना है कि वो नंबर क्या है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर हमने निकालना है। तो इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, एवरेज ऑफ 5 नंबर, सम ऑफ 5 नंबर कितना आ गया हमारे पास 135, और सम ऑफ 4 नंबर कितना है हमारे पास 100, तो माइनस कर देंगे 100, तो इज इक्वल टू 35। तो एक्सक्लूडेड नंबर जो था वो कितना हमारे पास 35। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 35। क्वेश्चन नंबर 5, the average of 50 number is 38. If two number namely 45 and 55 discarded, the average of the remaining number is what? 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो गिवन क्या दिया है हमें यहाँ पे, एवरेज बताया हुआ है 50 नंबर का, वो कितना है 38। एवरेज ऑफ 50 नंबर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ हमें 38, इज इक्वल टू 38। नाउ टोटल निकाल लेते हैं, सम ऑफ 50 नंबर, सम ऑफ 50 नंबर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल टू 1900। तो ये आ गया सम ऑफ 50 नंबर। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, 45 एंड 55 नंबर आर डिस्कार्डेड, नेमली 45 और 55 को हमने निकाल दिया। तो अब हमारे पास कितने नंबर बच गए, अब हमारे पास नंबर बच गए 48। नाउ तो निकाल लेते हैं हम दो नंबर हमने निकाल दिए, कौन कौन से निकाले, 45 एंड 55। सम ऑफ 48 नंबर आफ्टर discarded 45 एंड 55। तो 48 नंबर का जो सम है वो कितना आ जाएगा, इज इक्वल 1900, माइनस कर देंगे हम इसमें से 45 माइनस 55। अब ये दोनों माइनस के होंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो 45 प्लस 55 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस करके 5 प्लस 5 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100। तो 1900 में से हम क्या करेंगे, 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1800। तो हमारे पास 48 नंबर का सम कितना आ गया, जब हमने 45 और 55 को डिस्कार्ड किया तो आ गया हमारे पास 1800। ना अब हमने क्या निकालना है, 48 नंबर की एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकाल लेते हैं यहाँ पे, एवरेज ऑफ 48 नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सम कितना है हमारे पास 48 नंबर का 1800, डिवाइड कर देंगे 48 नंबर के साथ, तो 48 कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 37.5। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज
करेक्ट 37.5। क्वेश्चन नंबर 6, 3640 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 16 प्लस 340 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ना इस क्वेश्चन में हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एडिशन है। तो मीन्स यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो जब भी हमारे पास एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं तब हम बोर्डमास रूल अप्लाई करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, ब्रैकेट पोर्शन को सोल्व करना। यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिवाइड करना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। 3640 को डिवाइड करेंगे 14 के साथ। तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 260 मल्टीप्लाई 16 प्लस 340। ना अब डिवाइड तक हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करना। तो 260 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4160 प्लस 340। नाउ लास्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे एडिशन करना। तो इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। 4160 प्लस 340 इज इक्वल टू सम हमारे पास आ जाएगा 4500 इज इक्वल टू 4500। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 3034 माइनस ओपन ब्रैकेट 1002 डिवाइडेड बाय 20.04 ओपन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नाउ इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और ओपन करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3034 माइनस ओपन ब्रैकेट 1002 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास डिवाइडेड में 20.04। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, डेसिमल रिमूव कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2004 ओवर 100। तो डेसिमल रिमूव करके नीचे कितना आ गया 100। अब ये जो 100 हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन आती है वो नेक्स्ट क्या हो जाती है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जो फ्रैक्शन के नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 3034 माइनस ब्रैकेट में 1002 ओवर 2004 मल्टीप्लाई में 100। नाउ अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्डमास रूल सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्टेप आएगा, ब्रैकेट पोर्शन को सॉल्व करना। अब ब्रैकेट पोर्शन में हमारे पास क्या है, डिवाइड। तो 1002 के साथ ये 2004 कट जाएगा। 1002 वन द 1002 एंड 1002 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2004। और ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा फर्दर। 2 वन द 2, 250 द 100। तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रैकेट को सोल्व करके 3034 माइनस 50 इज इक्वल टू 334 में से 50 हमने सब्ट्रैक्ट करने। तो इज इक्वल टू रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2984। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2984। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज 15% ऑफ 34। तो इसको हम लिख लेते हैं 15% ऑफ 34 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट इज इक्वल टू 1/100। और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है हमारे पास मल्टीप्लाई करना। नाउ इसे हम इलेबोरेट करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 15/100 मल्टीप्लाई 34। नाउ अब 15 मल्टीप्लाई 34 कितने होते हैं, 510 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब नीचे क्या बचा हमारे पास 10। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में डेसिमल वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो 1 0, अब 1 के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा डेसिमल। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5.1, या फिर 5.1 बोलो या फिर 5.10। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5.10। क्वेश्चन नंबर 10, 21 goat eat as much as 15 cow. How many goats eat as much as 35 cow? 21 बकरियां 15 गायों के बराबर खाती हैं। कितनी बकरियां 35 गायों के बराबर खाएंगी। तो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि 21 बकरियां 15 गाय के बराबर खाती हैं, या फिर ऐसा बोलो कि 15 गाय 21 बकरियों के बराबर खाती हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो 15 कौ है वो किसके बराबर खाना खा रही हैं, इज इक्वल टू
21 गोट्स, 21 गोट। तो 1 गाय किसके बराबर कितना खाना खाएगी? तो 1 काउ इज इक्वल टू 21/15 गोट। अब इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 7 द 21, 3 5 द 15 इज इक्वल टू 7/5 गोट। नाउ अब हमसे क्या पूछा हुआ नेक्स्ट कि हाउ मेनी गोट्स ईट एज मच एज 35 काउज। तो हम निकाल लेते हैं कि 35 काउज कितना खाना खाएंगी, कितने बकरियों के बराबर वो खाना खाएंगी। तो 35 काउज इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई, एक काउ कितने बकरियों के बराबर खाना खाती है? 7/5 गोट। तो मल्टीप्लाई 7/5 गोट इज इक्वल, कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 1 द 5, 5 7 द 35 इज इक्वल टू 7 7 द 49, 49 गोट। मीन्स 49 गोट कितने गायों के बराबर चारा खाएंगी? 35 गाय के बराबर। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 49 गोट्स। क्वेश्चन नंबर 11, 12 men or 18 women can do a piece of work in 14 days. Then how long will 8 men and 16 women take to finish the work? 12 पुरुष या 18 महिलाएं एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो मान लेते हैं वर्क निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। तो मान लेते हैं लेट एफिशिएंसी ऑफ मैन एंड वुमेन बी इज इक्वल टू एम एंड डब्ल्यू। नाउ अब जो हमारे पास क्या बताया वो यहाँ पे जो 12 मैन है वो एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 14 दिनों में। तो उनके कंपैरिजन में जो 18 वुमेन है वो भी सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर रही हैं? 14 डेज में। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल वर्क बाय 12 मैन, टोटल वर्क बाय 12 मैन इज इक्वल टू टोटल वर्क बाय 18 वुमेन। नाउ अब यहाँ पे क्या है हमारे पास m और w की वैल्यू हमने फाइंड कर लेनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास m और w की रेशियो फाइंड कर लेते हैं। m को यही रहने देते हैं, w को यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। और यहाँ पे जो 12 हमारे पास मल्टीप्लाई में है वो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो यहाँ पे इसे ऐसा लिख लेते हैं 12m इज इक्वल टू 18w। नाउ w को यहाँ ले आओ नीचे डिवाइड में, तो m/w इज इक्वल टू 18/12। कैंसिल आउट कर लेते हैं इसे। किससे जाएगा ये हमारे पास? 3 से। 3 6 द 18, 3 4 द 12 इज, और नेक्स्ट फिर 2 से, 2 3 द 6, 2 2 द 4, तो इज इक्वल टू 3/2। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3, और w की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो यहाँ हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? अब 12 मैन, और मैन की एफिशिएंसी कितनी है? एक मैन कितना काम कर सकता है? 3 यूनिट। तो 12 मैन मल्टीप्लाई कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं वो? 14 डेज में। तो m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। m क्या है हमारे पास यहाँ पे? एफिशिएंसी, कि एक मैन कितना काम कर सकता है? तो 13 यूनिट। तो 12 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 14, 12 3 द 36 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल टू 504। तो ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। नाउ अब हमसे क्या पूछा हुआ है नेक्स्ट केस में, 8 मैन एंड 16 वुमेन कितना टाइम लेंगी इस टोटल वर्क को फिनिश करने में? तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास? 8 मैन एंड 16 वुमेन टेक टाइम टू फिनिश टोटल वर्क, टेक टाइम टू फिनिश टोटल वर्क इज इक्वल टू कितना आएगा? टोटल वर्क कितना हमारे पास? 504 डिवाइडेड बाई 8 मैन एंड 16 वुमेन है। तो 8 m, मैन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास? 3। तो 8 इंटू में 3 प्लस 16 ब्रैकेट में वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? एक वुमेन कितना यूनिट काम करेंगी? 2। तो 16 इंटू में 2 इज इक्वल टू 504 ओवर 8 3 ज़ 24 प्लस 16 टू द 32। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज इक्वल टू 504 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 32 कितने होते हैं? 56।
तो 56 के साथ इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9। तो 8 मैन एंड 16 वुमेन 504 यूनिट वर्क को खत्म करने में कितना टाइम लेंगे? 9 डेज। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 9 डेज। क्वेश्चन नंबर 12, इवेल्युएट 28% ऑफ 450 प्लस 45% ऑफ 280। नाउ परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100 और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। नाउ हम इसे ओपन करके लिख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 28/100 मल्टीप्लाई 450 प्लस 45/100 मल्टीप्लाई 280। नाउ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे, 0 से 0। 28 मल्टीप्लाई 45 1260 और डिवाइड में कितना आ जाएगा? 10 प्लस 45 को फिर से 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1260 डिवाइड बाय 10 और यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास क्या बच गया? 126 प्लस 126, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 252। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 252। क्वेश्चन नंबर 13, PQR सब्सक्राइब ₹50,000 फॉर अ बिजनेस। P subscribe ₹4,000 more than Q and Q ₹5,000 more than R out of total profit of ₹25,000. What will be P's share? PQR ने एक व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये की सदस्यता ली। P Q से 4,000 रुपये अधिक और QR से 5,000 रुपये अधिक का अभिधान करता है। 25,000 रुपये के कुल लाभ में से P का हिस्सा क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि PQR ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं और टोटल सम किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास? 50,000। तो P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 50,000। अब नेक्स्ट क्या बोलो हुआ हमारे पास यहाँ पे कि जो हमारे पास P है वो क्या कर रहा है? 4,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है Q से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? P की वैल्यू क्या आ जाएगी? P इज इक्वल टू 4,000 रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है किससे? Q से। मीन्स Q ने भी कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए होंगे। तो अगर Q के पता लग गए तो उन दोनों को ऐड करके हमारे पास P की वैल्यू आ जाएगी। और क्या बोला हुआ यहाँ पे? और बोला है जो Q है वो क्या कर रहा है? वो R से 5,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो Q इज इक्वल टू R प्लस 5,000। नाउ अब हम यहाँ पे Q जो P इज इक्वल टू 4,000 प्लस Q है, यहाँ पे हम Q की वैल्यू पुट कर देंगे और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? R प्लस 5,000। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? P इज इक्वल टू 4,000 प्लस Q की जगह क्या आ जाएगा? R प्लस 5,000। तो इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 9,000 प्लस R। नाउ अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आई है PQR की उसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ P की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? P की जगह हम लिख देंगे 9,000 प्लस R ब्रैकेट में प्लस Q की कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास? R प्लस 5,000 और प्लस R आ रही है हमारे पास और इज इक्वल टू इन तीनों ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? 50,000। तो यहाँ पे आ गया 50,000। नाउ अब सारे के सारे ऐड होंगे यहाँ पे तो R कितने हमारे पास? जब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 3 आ रहा है हमारे पास तो आ जाएगा 3R प्लस 5 प्लस 9 कितने होते हैं? 14। तो 3R प्लस 14,000 इज इक्वल टू 50,000। नाउ 3R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3R इज इक्वल टू 50,000 माइनस 14,000। तो 50,000 में से 14,000 गए तो हमारे पास कितना बच जाएगा यहाँ पे? 36,000 रुपीज़। नाउ अब यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 से कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 द 3, 3 12 द 36। तो इज इक्वल टू 12,000 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास R की वैल्यू। R कितना आ गया हमारे पास? 12,000 रुपीज़। नाउ अब हमने क्या फाइंड करना है? अब हमारे पास टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है हमारे पास? 25,000। नाउ यहाँ पे हम लिख लेते हैं PQR को रेशो में लिख लेते हैं। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? P रेशो Q रेशो R इज इक्वल टू
पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 + 5 9000 और आर की वैल्यू यहाँ पे पुट की 12000, तो कितना आ गया 21000 रेशो। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 + 5 कितने होते हैं 70, तो रेशो 17000 रेशो। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया आर, आर की वैल्यू कितने आ गई 12000। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने पी का शेयर फाइंड करना है। तो पी का शेयर कैसे फाइंड करेंगे, पी शेयर इज इक्वल टू, अब पी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, पी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 21000, तो 21000 डिवाइडेड बाय टोटल सम कितना है जो इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा हमारे पास 50000। मल्टीप्लाई में, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 25000, तो मल्टीप्लाई 25000। नाउ अब हम यहां से कैंसिल आउट कर लेते हैं, 30 से 30 कैंसिल आउट, 5 से 5 1 5, 5 5 25। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक जीरो बचेगी, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 2100 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 20 एज इट इज आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट 5 1 5 और 5 2 10, तो कितना आ गया हमारे पास 10500 रुपीज, ये आ जाएगा पी का शेयर। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट 10500 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 14, अ मैन बाय अ साइकिल फॉर ₹1400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है इज इक्वल टू 1400 रुपीज़। और क्या बताया हुआ हमें यहाँ पे लॉस बताया हुआ है, लॉस कितना हो रहा है 15%। हमने फाइंड क्या करना है, हमने सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब लॉस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस से माइनस कर देंगे, कितना लॉस हो रहा है 15%, और ये 15% लॉस किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो मल्टीप्लाई में कॉस्ट प्राइस, या फिर ऑफ लिख दो यहाँ पे, मल्टीप्लाई कीजिएगा 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। नाउ वैल्यू पुट करते हैं और इसे फर्दर आगे सोल्व करते हैं। इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 1400, मल्टीप्लाई में लॉस कितना और 15%, तो 15/100 मल्टीप्लाई 1400। नाउ 0 से 2 0 कैंसिल, तो 15 मल्टीप्लाई 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू 1400 माइनस 15 इंटू 14, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 210, तो 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1400 से, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1190 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट 1190। क्वेश्चन नंबर 15, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 50 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर रिजल्ट इज 49 एंड द लास्ट 6 नंबर इज 52, द 6th नंबर इज व्हाट? 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है और अंतिम 6 का औसत 52 है, तो छठा नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे हमें गिवन क्या दिया हुआ है, एवरेज दी हुई है 11 नंबर की, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एवरेज ऑफ 11 नंबर इज इक्वल टू कितनी दी हुई है 50, तो सम ऑफ 11 नंबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो लिख लेते हैं यहाँ पे सम ऑफ 11 नंबर इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 550, तो ये आ गया हमारे पास 11 नंबर का सम। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ, अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट 6 नंबर का एवरेज हमें दिया हुआ है, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज इक्वल टू कितना है 49, तो सम कितना आ जाएगा फर्स्ट 6 नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 296, ये आ गया हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 6 नंबर। नाउ एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर कितना दिया हुआ है 52,
तो एवरेज ऑफ लास्ट 6 number is equal to 52. Now sum of last 6 number is equal to 52 multiply 6 is equal to 6 to the 12, 6 5 is the 30 plus 1 31, 312. Now हमने क्या फाइंड करना है, 6th नंबर हमने फाइंड करना है। तो 6th नंबर क्या होगा हमारे पास, 6 नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर प्लस एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर। तो 296 प्लस 312, इन दोनों को हम सम करेंगे और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एवरेज ऑफ 11 नंबर। तो सम ऑफ 11 नंबर, तो सम ऑफ 11 नंबर कितना है 550। तो इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 + 2 8, 9 + 1 10, 0 1, 2 + 3 5, 5 + 1 6। तो 608 माइनस 550 इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 56। तो जो हमारे पास 6th नंबर होगा वो कितना होगा 56। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 56। क्वेश्चन नंबर 16, ए डज अ वर्क इन 10 days and B does the same work in 15 days. In how many days they together will do the same work? A एक काम को 10 दिनों में करता है और B उसी काम को 15 दिनों में करता है। वे मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो यहाँ हमें क्या बताया हुआ है कि जो A है वो एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 10 दिन में। तो A जो है वो एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 10 days में, और B उस काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 15 days में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। तो जो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो हमारे पास क्या होगा, टोटल वर्क। और टोटल वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट में। तो आ जाएगा हमारे पास 30 यूनिट। नाउ ये एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है, 10 दिन में। तो यहाँ से हम ए का 1 day वर्क निकाल लेते हैं, 30 यूनिट डिवाइडेड बाय 10 days। तो कितना आ जाएगा, 10 1 द 10, 10 3 द 30। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट पर डे। नाउ बी एक दिन में कितना काम करेगा, 30 यूनिट डिवाइडेड बाय 15 days। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 यूनिट पर डे। नाउ यहाँ पे लिख लेते हम ए का 1 day वर्क इज 1 day वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 यूनिट पर डे। नाउ बीज 1 day वर्क कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 यूनिट पर डे। अब बोला कि जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनका 1 day वर्क क्या आ जाएगा, ए बी जब एक साथ काम कर रहे हैं 1 day वर्क इज इक्वल टू 3 प्लस ए कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट, और बी कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो दोनों का काम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट पर डे। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट पर डे। ना अब हमने क्या निकालना है कि जब वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो वो टोटल वर्क को कितने दिनों में खत्म करेंगे। नाउ ए बी टुगेदर टेक टाइम टुगेदर फिनिश टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है हमारे पास, 30 यूनिट। तो इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास, 30 यूनिट डिवाइडेड बाय ए एंड बी का 1 day वर्क कितना है, 5 यूनिट पर डे। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल, 5 से 5 1 द 5, 5 6 द 30। अब फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास फ्रैक्शन है, ये हमारे पास न्यूमिनेटर और ये क्या है, डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन के नीचे जो फ्रैक्शन होती है उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास कितना टाइम लेंगे ए एंड बी 30 यूनिट वर्क को खत्म करने के लिए, 6 days। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 6 days। Question number 17. A and B can together complete a piece of work in 4 days if A alone can complete the same work in 12 days. In how many days can B alone complete that work? A और B मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A अकेले उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है तो B अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है।
तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को कितने दिनों में खत्म कर रहे हैं? 4 डेज में। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, और ए अकेला सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर रहा है? 12 दिनों में। तो ए एक काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 12 दिनों में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। तो जो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम होगा वही क्या होगा हमारे पास? टोटल वर्क। और टोटल वर्क को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिट में। तो नाउ यहाँ से हम ए बी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 4 डेज, जितने दिन वो एक काम को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 इज 12। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 यूनिट पर डे। नाउ ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा फिर? 12 से 12 कैंसिल आउट किया तो आ गया 1 यूनिट पर डे। नाउ यहाँ पे लिख लेते हैं हम ए एंड बी टुगेदर 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 यूनिट पर डे। नाउ ए का 1 डे वर्क कितना है? एज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1 यूनिट पर डे। नाउ हमने क्या निकालना है कि बी अकेला एक काम को कितने दिनों में खत्म करता है। नाउ बीज 1 डे वर्क, 1 डे वर्क इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? देखो ए का हमें 1 डे वर्क पता है कितना है? 1 यूनिट। नाउ बी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा, तो ए उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 यूनिट पर डे में से हमने क्या करना है? 1 यूनिट पर डे सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो माइनस करके आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी का 1 डे वर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा बी का 1 डे वर्क 2 यूनिट पर डे। नाउ अब हमने क्या निकालना है कि बी सेम काम को कितने दिनों में खत्म कर सकता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे टाइम टेकन बाय बी, टाइम टेकन बाय बी alone to complete 12 यूनिट वर्क, 12 यूनिट वर्क। तो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना हमारे पास? 12 यूनिट डिवाइडेड बाय बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 यूनिट पर डे। तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 यूनिट पर डे। यूनिट से यूनिट कैंसिल, 2 1 द 2, 2 6 द 12। अब हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, और जो फ्रैक्शन के नीचे वाला फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 6 डेज। तो बी अकेला 12 यूनिट वर्क को कितने दिनों में खत्म करेगा? 6 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 6 डेज। क्वेश्चन नंबर 18, Sakshi can do a piece of work in 20 days. Tanya is 25% more efficient than Sakshi. The number of days taken by Tanya to do the same piece of work is what? यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है कि साक्षी एक काम को 20 दिनों में खत्म कर सकती है, और जो तान्या है वो साक्षी से 25% अधिक कुशल है अपने कार्य में। तो मीन्स जितना साक्षी काम कर रही होगी वो उससे 25% क्या करेगी? ज़्यादा काम करेगी। तो मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है वो कितना हमारे पास? 100 मीन्स 20 डेज में खत्म कर रही है। तो टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास? 100। और जो तान्या वो कितना है? 20% मोर एफिशिएंट। तो मीन्स जितना अगर मान लो कि वो 20 डेज में 100 यूनिट काम खत्म करती है, तो वो 20 डेज में कितना काम करेगी तान्या? वो करेगी 125। तो ना अब हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? 25 से करते हैं 25 5 द 125 और 25 4 द 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5:4। नाउ अब मान लेते हैं जो तान्या है उसने x डेज लिए। लेट तान्या कंप्लीट द वर्क इन x डेज। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास? अब यहां से हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा 5:4 20:x। नाउ अब हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो रेशियो में होता है उसका मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 20/x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम, और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू 24 द 80, और x कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 1 द 5, 5 16 द 80। तो x हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू
16 डेज। तो जो हमारे पास तान्या है वो सेम काम को कितने दिनों में खत्म करेगी? 16 डेज में। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 16 डेज। क्वेश्चन नंबर 19, 4 मैट वीवर्स कैन वीव 4 मैट in 4 days. At the same rate, how many mat would be woven by 8 mat weaver in 8 days? तो क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारे पास 4 मैट वीवर हैं, वो क्या कर रहे हैं? 4 मैट्स को 4 दिन में बना रहे हैं। एट द सेम रेट हाउ मैनी मैट्स वुड बी वोवन बाय 8 मैट वीवर इन 8 डेज। तो यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है कि 4 मैट वीवर कितने, यहाँ पे M1 मैन पावर कितनी आ रही है हमारे पास? 4। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 4 मल्टीप्लाई, और कितने दिनों में काम को खत्म कर रहे हैं? वो 4 डेज में। और कितना काम कर रहे हैं? वो 4 मैट को वीव कर रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 4 मैट इज इक्वल टू, अब कंपैरिजन में क्या दिया हमें कि सेम रेट पर हाउ मैनी मैट वुड बी वूवन। तो यहाँ पे हमें W2 की वैल्यू नहीं पता, तो W2 हमने फाइंड करना है। और ये बोला हुआ कि 8 मैट वीवर है, मैन पावर कितनी है यहाँ पे? 8 मल्टीप्लाई में कितने दिनों में वो मैट मूव ऑन करेंगे? 8 डेज में। तो मल्टीप्लाई 8। नाउ यहाँ से हमने क्या करनी है? W2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इम्प्लाइज दैट, तो जो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में वो लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई 4 ओवर 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। नाउ कैंसिल आउट करते हैं। 4 1 द 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 द 4, 4 2 द 8। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1 ओवर 16। तो 1 ओवर 16 इज इक्वल टू 1 ओवर W2। नाउ यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके W2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा? W2 इज इक्वल टू 16। तो वो W2 कितना आ गया हमारे पास? 16। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो यहाँ हमसे पूछा होता हाउ मेनी मैट वुड बी वूवन। तो कितने मैट वूवन किए जाएंगे? 16 मैट। क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ विमल एज एंड अरुणा एज इज 3:5 एंड द सम ऑफ देयर एजेस इज 80 ईयर। द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर विल बी व्हाट। तो मान लेते हैं यहाँ पे लेट 3x बी विमल एज एंड 5x बी अरुणा एज। नाउ नेक्स्ट क्या बोला हुआ है? और इन दोनों की एज का सम किसके इक्वल आ रहा है? 80 के इक्वल। तो मीन 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 80। और यहाँ पे 3x प्लस 5x कितने होते हैं? 8x। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट 8x इज इक्वल टू 80। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? यहाँ पे 8x के साथ मल्टीप्लाई में, तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1 द 8, 8 10 द 80। तो x आ गया हमारे पास 10। नाउ विमल एज कितनी आ जाएगी? विमल कितनी मानी थी हमने? 3x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये आ जाएगी हमारे पास 30। और अरुणा की एज कितनी आ जाएगी? अरुणा एज कितनी मानी थी हमने? 5x। तो x की वैल्यू 10, 5 इंटू 10 50 ईयर। तो विमल की एज आ जाएगी हमारे पास 30 ईयर, और अरुणा की एज आ जाएगी 50 ईयर। अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट? आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर विमल की एज कितनी हो जाएगी? पहले 30 साल थी, अब कितनी हो जाएगी? 10 साल बढ़ गई, तो 40 ईयर। और अरुणा की एज कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 10 60 ईयर। ना अब हमने क्या करना है? इसको रेशियो में फाइंड करना है। तो यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं। ईयर से ईयर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 20 से 22 द 40, 23 द 60। तो इन एज की रेशियो क्या आएगी? 2:3। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2:3। क्वेश्चन नंबर 21, सॉल्व ओपन ब्रैकेट 12/3 प्लस 16/4 ओपन ब्रैकेट क्लोज ऑफ 20। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखो, अब हमने सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट पोर्शन के अंदर जो चीज़ें उन्हें हमने सॉल्व करना है।
अब देखो ये जो हमारे पास फ्रैक्शन दी हुई है ये कैंसिल आउट हो सकती है। 3 से 3 1 द 3, 3 4 द 12, 4 से 4 1 द 4, 4 4 द 16। अब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 4 + 4 मल्टीप्लाई में 20। अभी भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट पोर्शन को ही सोल्व करेंगे। तो 4 + 4 कितना होता है, 8 इज इक्वल टू, तो ब्रैकेट को सोल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 8 × 20। नाउ 8 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या जाना है, 160। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।